तो छत्तीसगढ़ और मिजोरम में किसकी बनेगी सरकार, ये 3 दिसंबर को ही साफ होगा। लेकिन आज 20 सीटों पर छत्तीसगढ़ की वोट डाले जा रहे हैं और वोटिंग के बीच खबर ये आई है कि छत्तीसगढ़ के सुकमा में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। धमाके में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनावी ड्यूटी में तैनात सीआरपीएफ जवान घायल हो गया है। सीआरपीएफ कोबरा बटालियन का जवान है जो कि घायल हो गया। नक्सल प्रभावित इलाकों में ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। नक्सल प्रभावित इलाकों में सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की शुरुआत हो गई थी। मतदान के बीच सुकमा में आईईडी ब्लास्ट की खबर है। बताया जा रहा है कि इलेक्शन ड्यूटी में तैनात सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया है। कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें आती हैं, जहां पर 20 विधानसभा सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। 10 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई थी। दोपहर 3 बजे तक यहां पर वोट डाले जाएंगे। और इस बीच जानकारी ये मिली है कि सुकमा में आईईडी ब्लास्ट किया गया है नक्सलियों की तरफ से। चुनावों से पहले ही नक्सली भी एक्टिव हो गए थे। हालांकि प्रशासन, पुलिस महकमा पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। बताया जा रहा है कि इलेक्शन ड्यूटी में तैनात एक सीआरपीएफ का जवान घायल हो गया है। इस हमले में आईईडी ब्लास्ट किया गया है सुकमा में नक्सलियों की तरफ से। चुनावी ड्यूटी में तैनात सीआरपीएफ जवान ब्लास्ट में घायल हो गया। सीआरपीएफ कोबरा बटालियन का ये जवान जो कि घायल हो गया है। नक्सल प्रभावित इलाकों में खास तौर पर एहतियात बरते जा रहे हैं। शांतिपूर्वक तरीके से यहां पर वोटिंग हो, बीच में कोई दिक्कत परेशानी ना हो, वोटर्स को दिक्कत ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन नक्सलियों के हौसले भी देखिए किस कदर बुलंद हैं। सुकमा में आईईडी ब्लास्ट किया गया है वोटिंग के बीच। नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क से लेकर आसमान तक नजर रखी जा रही है। कड़ी और पैनी नजर है। केंद्र से भी जो कंपनीज हैं उन्हें बुलाया गया है, तैनात किया गया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन किसी भी तरीके से ना बिगड़े, शांतिपूर्वक तरीके से वोटिंग की प्रक्रिया चले। लेकिन यहां पर नक्सलियों की तरफ से आईईडी ब्लास्ट किया गया जिसमें सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। इलेक्शन ड्यूटी में तैनाती थी सीआरपीएफ जवान की जो कि घायल हो गया। तो छत्तीसगढ़ राज्य के लिए आज 20 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। पहले चरण में 20 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 10 सीटों पर सिर्फ 3 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। यहां पर सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो गई थी। 10 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ और इन 10 सीटों पर दोपहर 3 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। बाकी जिन सीटों पर कुछ ही मिनटों पहले वोटिंग शुरू हुई है, यानी कि सुबह 8 बजे से जिन सीटों पर वोटिंग की शुरुआत हुई है, वहां पर शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। 20 सीटें छत्तीसगढ़ की जहां पर आज विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। कुल 90 विधानसभा सीटें आती हैं। बाकी 70 विधानसभा सीटों पर 17 तारीख को वोटिंग होगी। आज छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है और बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। और इंडिया न्यूज भी अपील करता है मिजोरम के उन लोगों से जहां पर जिनके पास वोटिंग का अधिकार है कि वो घरों से बाहर निकलें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की जिन 20 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं वहां के लोगों से भी अपील कि पहले मतदान और बाद में जलपान, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका अधिकार है। शिकायत करने का मौका भी देखिए कहा जाता है कि तभी मिलता है जब आप वोट डालते हैं। अगर वोट आप नहीं डालेंगे तो फिर आपके पास कोई अधिकार नहीं रहेगा शिकायत करने का किसी भी तरह की, किसी भी समस्या की। तो सुबह सुबह घरों से निकलकर पोलिंग बूथ पर मतदान करने पहुंचे वोटर्स की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो अब आपको सुनवाते हैं। पूरे प्रदेश के लगभग 20 विधानसभा में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और लगातार सुबह से ये संख्या जो आई हुई है वो इस बात को साबित करता है कि छत्तीसगढ़ पे कांग्रेस की सरकार को यहाँ से हटाए और विकास की गंगा बहाए। जिस उद्देश्य के साथ में छत्तीसगढ़ को बनाया गया था उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। कांग्रेस ने लगातार भ्रष्टाचार के एक नए आयाम स्थापित किए हैं। जिन योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी ने क्रियान्वित किया था, चाहे प्रधानमंत्री आवास की हो, चाहे वो यहाँ पर स्थानीय रोजगार की बात हो या फिर अन्य जो अधोसंरचना के निर्माण की बात हो,
इन सब बातों को लेकर के कांग्रेस ने जिस तरीके से धोखा दिया पिछले 5 वर्ष में, उस बात को लेकर के कांग्रेस के प्रति लोगों की बहुत नाराजगी है। इस बार लोग घर से निकल कर के कांग्रेस को हटाना चाहते हैं और अभी क्योंकि पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, अब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, लोगों को सारी जानकारी आ जाती है और न्यूज़ के माध्यम से लोगों को तत्काल सूचना प्राप्त हो जाती है। तो कांग्रेस ने जो धोखा दिया है उसको लेकर के लोगों का जो वो है रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और लोग चाहते हैं कि पूरे बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में फिर से शांति व्यवस्था हो, यहाँ के जो विकास की एक नई गाथा लिखी जाए। दिग्विजय सिंह जी का भी एक मध्य प्रदेश था, उसमें आपने सड़कें देखी, हम सब बच्चे थे, हमने स्वयं देखा है। रात रात भर बिजली नहीं रहा करती थी, किसान बदहाल था, महिलाएं असुरक्षित थीं, बच्चों को ठीक पढ़ाई नहीं मिल रही थी। और उसके बाद ठीक आज 2023 में 20 साल बाद का मध्य प्रदेश देखिए, हाईवेज बने हुए हैं। दिल्ली से मध्य प्रदेश की दूरी 8 घंटे हो जाती है हमारे रीवा की, अगर आप आएँ गाड़ी से तो। पूरे प्रदेश की कायाकल्प हो चुकी है, बहनें खुश हैं। हमारे त्योंथर की धान की अभी फसल है 3 गुना ज़्यादा हुई है पिछले 10 वर्षों में, 3 से बल्कि 4 गुना ज़्यादा हुई है। आपने स्वयं बदलाव देखा है, प्रदेश खुशहाल हो गया है, पूरे विश्व में डंका बज रहा है। शायद यही बात पुरानी और थकी हुई कांग्रेस की लीडरशिप को अच्छी नहीं लग रही है प्रदेश में। इसीलिए जहाँ तक कांग्रेस की बात है, प्रदेश में कांग्रेस 2 पिताओं के पुत्रों की पार्टी बन करके रह गई है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो देखिए, मुकाबला बेहद दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि बीजेपी दावे कर रही है। बीजेपी की तरफ से छत्तीसगढ़ में जिन 20 विधानसभा सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं, उसमें प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, स्मृति ईरानी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम जो टॉप लीडरशिप है बीजेपी की, वो प्रचार प्रसार के लिए मैदान में उतरी। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो कई अलग अलग जनसभाएं की ही। इसके अलावा राहुल गांधी के भी हमने लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे देखे। महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी लगातार दौरे करने पहुंची। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी प्रचार प्रसार का जिम्मा संभाला गया। ऐसे में क्या कमाल कर पाएंगे ये नेता यहाँ पर अपनी जनसभाओं के बाद? कितना असर और प्रभाव पड़ा है जनसभाओं का अलग अलग राजनेताओं के, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। आज पहले चरण में 20 विधानसभा सीटों पर छत्तीसगढ़ की वोट डाले जा रहे हैं। इनमें नक्सल प्रभावित सीटें हैं, महत्वपूर्ण हो जाती हैं। बस्तर की 12 सीटें, और ऐसा कहा जाता है कि बस्तर चाबी है एक तरह से छत्तीसगढ़ की सियासत की। जिसने बस्तर पर राज कर लिया, मानो उसने पूरे छत्तीसगढ़ की सियासत पर राज कर लिया। ऐसे में बस्तर की 12 सीटें किसके पास जाती हैं? फिलहाल 2018 के नतीजों की बात कर लेती हूं, मैं जिक्र कर लेती हूं। 2018 में आज जिन 20 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, उनमें से 20 में से 19 सीटों पर कांग्रेस के विधायक बने थे। सिर्फ एक सीट बीजेपी के खाते में गई थी और वहां से रमन सिंह विधायक बने थे। अब आज क्या होने वाला है ये देखना अहम रहेगा। मेरे साथ चर्चा के लिए मेहमान भी जुड़ गए हैं। राहुल लाल जी, राजनीतिक विश्लेषक, आलोक मेहता सर मेरे साथ जुड़ गए हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया न्यूज। इसके अलावा अरविंद मोहन सर, कंसल्टिंग एडिटर इंडिया न्यूज, मेरे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा रास बिहारी जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अरविंद सर, आपके पास मैं आती हूँ। आज 20 सीटों पर छत्तीसगढ़ की वोट डाले जा रहे हैं। बीजेपी के लिए माना जा रहा है कि ये 20 सीटें बड़ी चुनौती है, क्योंकि मौजूदा वक्त में 20 सीटों में से 19 सीटों पर कांग्रेस के ही विधायक हैं। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती आज पहले चरण की मानते हैं आप बीजेपी के लिए? बीजेपी के लिए पूरा छत्तीसगढ़ काफी मुश्किल है और ये इलाका और भी ज्यादा मुश्किल रहा है, लेकिन ये इलाका पलटता भी रहा है। इस इलाके की खूबी ये है कि ये पलटता भी रहा है, ये बारी बारी से इधर से उधर होता रहा है, तो इसलिए ये दिलचस्प होगा। असली बात असल में बीजेपी की स्ट्रेटजी की है। बीजेपी ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी है, वो इलाकों पे फोकस और कैंडिडेट पे फोकस, लीडर पे फोकस की जगह प्रधानमंत्री पे फोकस किया है और हम सब लोग इस चीज को उत्सुकता से देख रहे हैं। एक चीज शुरू में ये लग रहा था कि ये शायद गलत होगा कि रीजनल लोगों को दरकिनार किया गया या आखिरी वक्त में रमन सिंह को आगे किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से मुद्दे बदल दिए हैं प्रधानमंत्री ने आखिरी मोमेंट पे आके, महादेव ऐप से और करप्शन से, उससे गवर्नेंस का सवाल और जो स्टेट की सेंट्रिक पॉलिटिक्स की बात थी,
या इलाका सेंट्रिक पॉलिटिक्स की बात, वो अचानक लगता है कि छत्तीसगढ़ में बदल, तो ये स्ट्रेटजी एक लेवल पे सफल रही है, अभी तक तो दिखाई दे रही है। वोट पे इसका असर क्या होता है, इसका पहला टेस्ट आज होने वाला है। जिस इलाके में वोट हो रहा है वो काफी मुश्किल इलाका है, तो उस इलाके में इस तरह के मुद्दे को ले जाके और लोगों से वोट ले लेना, क्योंकि वहाँ कम्युनिकेशन के मामले में वो काफी पिछड़ा इलाका है, और वहाँ हालांकि प्रधानमंत्री की सभाओं में काफी अच्छी भीड़ वहाँ आई, तो उस हिसाब से प्रधानमंत्री सफल हुए हैं अभी तक के हिसाब। अब ये देखना जरूरी है कि वोट किस तरह से पड़ते हैं, नतीजे क्या आते हैं, क्या इस तरह से कोई बाहरी दखल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राज्य का मुद्दा बहुत प्रमुखता से वहाँ करप्शन का इशू ही उन्होंने उठाया, उसको उन्होंने एक नतीजे तक पहुंचा दिया है। आज वोटिंग हो रही है और हम सब लोग छत्तीसगढ़ के बाकी मुद्दों को छोड़ के करप्शन पे ही चर्चा पे आ गए हैं। इसका मतलब कि इस तरह से मुद्दे उठाना स्ट्रेटेजिकली सफल रहा। ठीक है आलोक मेहता सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई दौरे छत्तीसगढ़ के किए, आखिरी मौके पर बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया भूपेश बघेल को घेरने का। ईडी ने जिस तरह से आरोप लगाए, महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर्स के साथ कनेक्शन सामने आया भूपेश बघेल का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपने वो तस्वीर भी देखी होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही दिन पहले बमलेश्वरी मंदिर गए, तो एक अलग और ले जाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हुई है इन चुनावों को। कैसे देखते हैं, कितना फायदा मंदिर जाना पहुंचा पाएगा? भूपेश बघेल के खिलाफ जो आरोप लगे हैं उसका फायदा क्या मिल पाएगा बीजेपी को? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि छत्तीसगढ़ का ये जो इलाका है बस्तर, ये पूर्वोत्तर और यदि आप उस हिसाब से देखें तो इवन जम्मू कश्मीर से भी अधिक संवेदनशील एक समय में रहा है। आज भी अभी एक सूचना जो आई है ताजी, उसमें कहा गया है कि कहीं एक जगह सुकमा के पास कोई धमाका करने की कोशिश की है। माओवादी देश के अंदर जो माओवादी है वो मैं मानता हूं कि सीमा पर जो आतंकवादी आते हैं उससे ज्यादा खतरनाक रहे हैं, और इस इलाके में सड़क बनना तक मुश्किल होता था। जिस समय हम जाते थे, आदिवासी जो है 10-10 मील चल करके नमक लेने के लिए आते थे, चीटा बीटा अपना उसका किसी तरह से खाएंगे, उसमें नमक मिलाते थे। उस बस्तर में आज जो राजनीतिक जागृति दिखाई दी है, आपने अभी नाम लिया कांकेर का, हमारे अरविंद जी ने भी लिया, कांकेर में जिस तरह की सभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई है, उससे लोगों का उत्साह, मैं अभी भी आपसे कहूंगा कि देखिए आदिवासी इलाकों में मैं तो जगह जाता रहा हूं पहले से, पिछले 40-50 साल में, और इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि आदिवासियों में जो आकांक्षा, महत्वाकांक्षा जागी है, माओवादी नक्सल इनका दबाव कितना ही उसी तरह का है जैसे अपराधी माफिया कभी बिहार में बम गिरा देते थे, बम चला देते हैं, उस तरह की घटनाएं जरूर हो सकती है। लेकिन वहां, और इसलिए मैं उन मुद्दों को देखिए उतना समझ नहीं है ना, हमारा टेलीविजन उस तरह से गांव-गांव में प्रगति हुई है। वहां लोग अपनी आत्मनिर्भर होने के लिए, काम करने के लिए, थोड़ी सुविधाओं पाने के लिए, सड़क, पानी, बिजली, जो स्कूल, हमारे रिपोर्टर्स ने भी वहां जाकर जो चलाया है, आप देखेंगे और हमारे दर्शकों को याद करें यदि पिछले दिनों में भी जिस तरह से लोगों की अपेक्षा है, स्कूल, अस्पताल, ये क्या सुविधाएं मिलेगी, क्या हमको जिस तरह से अनाज मिल रहा है वो मिलता रहेगा, ये आपने ठीक कहा कि मुद्दा बनाया। प्रधानमंत्री का चेहरा चूंकि रमन सिंह जी को उस तरह से पेश नहीं किया गया है भाजपा ने, और भूपेश बघेल, और इसकी जो मैं सबसे पहले कहा, इसका जो गठन 2000 में हुआ, आदिवासी नेतृत्व, वो आज तक, अरविंद नेताम पुराने नेता थे, वो भी कांग्रेस छोड़ गए, अजीत जोगी तो उन्होंने तो भारत मैंने उन्हीं लोगों के खिलाफ काम किया जो कांग्रेस के थे, और बाद में उनके बेटा भी आज भी भूपेश बघेल के खिलाफ खड़ा हुआ है। इस दृष्टि से मेरा ऐसा मानना है कि आदिवासियों की आकांक्षाएं वो बड़ा मुद्दा है, और बड़े पैमाने पर वो वोट डालें। पिछली बार भी 75% वोट जो पड़ा था ये बस पूरे छत्तीसगढ़ में, मुझे लगता है कि इस बार भी और अधिक उत्साह से इसका वोटिंग होना चाहिए और होगा, ऐसी उम्मीद करें। ठीक है, हमने छत्तीसगढ़ की बात की और देखिए मिजोरम की भी अब बात कर लेते हैं। मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों पर आज एक ही चरण में वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से यहां पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। एमएनएफ यहां पर फिलहाल सत्ता में है। बीजेपी और कांग्रेस की अगर बात करें तो फाइट एमएनएफ के साथ सीधे इन दोनों राजनीतिक दलों की है। मिजोरम से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप जानिए। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से यहां पर वोटों
की बात करें तो डलनी शुरू हो गई थी, वोटिंग शुरू हो गई थी। 40 विधानसभा सीटों पर मिजोरम में वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे से और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा की तरफ से भी बताया जा रहा है कि मतदान किया जा चुका है। 174 उम्मीदवार यहां पर मैदान में है। खराब ईवीएम, मिजोरम के सीएम अभी तक वोट नहीं डाल पाए हैं। अपडेट आप जानिए। पोलिंग बूथ तक पहुंचे थे मुख्यमंत्री मिजोरम के, लेकिन वोट अभी तक नहीं डाल पाए हैं जोरमथांगा। और इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि वहां पर जो ईवीएम मशीन है वो खराब हो गई, जिस वजह से मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा अभी तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। मिजोरम राज्य के 8.5 लाख मतदाता जो कि 174 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। सुबह सवेरे ही मुख्यमंत्री जोरमथांगा वोट डालने के लिए पहुंचे, लेकिन ईवीएम खराब होने की वजह से मिजोरम के सीएम अभी तक वोट नहीं डाल पाए हैं। खास मेहमान भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राहुल लाल जी, आपसे मिजोरम पर एक रिएक्शन ले लेती हूं। एमएनएफ फिलहाल सत्ता में, कांग्रेस की स्थिति बीजेपी से बेहतर रही थी 2018 के चुनावों में। बीजेपी के लिए क्या यहां पर मुश्किल? राहुल गांधी ने चुनावों से पहले मिजोरम की जनता को तमाम वादे कर दिए कि हम आपकी संस्कृति का ख्याल रखेंगे, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय कई बॉर्डर्स पड़ते हैं, कई देशों से जो सीमा है वो लगती है मिजोरम की, तो ऐसे में राहुल गांधी ने वादे किए। क्या मिजोरम में नजर आता है आपको? मिजोरम में तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफ़ी कमज़ोर है। अगर 2018 में भी देखें तो भारतीय जनता पार्टी केवल 1 सीट जीत पाई थी, और अभी मणिपुर का घटनाक्रम जिस तरह से हुआ है वैसे स्थिति में भारतीय जनता पार्टी सोचिए कि एक तरह से सहयोगी घटक दल के रूप में है मिजो नेशनल फ्रंट के साथ। लेकिन मिजो नेशनल फ्रंट के जो मुख्यमंत्री हैं जोरमथांगा, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मंच शेयर नहीं करेंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी दुविधा की स्थिति रही वहाँ पे कि वो एक तरह से एनडीए के घटक दल में भी है, लेकिन वो चुनाव प्रचार से उनको दूर रखा जा रहा है। यानी सीधे सीधे कहा जाए कि मिजोरम में एक तरह से वो अभी किसी भी दल के साथ उनका गठबंधन वहाँ पे नहीं है। वो गठबंधन केंद्र के लिए होगा तो होगा। दूसरी चीज़ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट के बादल इतने गहरे रहे कि 40 विधानसभा के सीटों पे उनको कैंडिडेट भी नहीं मिले। वो केवल और केवल 23 सीटों पे जो है कि बीजेपी चुनाव लड़ रही है, तो चुनाव लड़ाने के लिए भी उनके कैंडिडेट केवल 23 सीट्स पर ही हैं। तो ये बीजेपी के लिए एक बड़े झटके वाली स्थिति है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि जो हम लोग देखते हैं कि जो मिजो एकॉर्ड्स हुआ था 1987 में, 1987 में, तब से वहाँ पे जो है कि एमएनएफ और कांग्रेस, अगर वहाँ की जो पूरी संस्कृति रही है तो 10 वर्षों तक लगभग मिजो नेशनल फ्रंट वो सत्ता में रहती थी, फिर 10 साल तक कांग्रेस रहती थी। 10-10 साल में वहाँ पे सत्ता बदलने की परंपरा थी। लेकिन इस बार जो वहाँ पे स्थिति को बदलने का काम किया है वो जेडपीएम नामक जो है कि वो नया सा दल जो आया है, उसने कहीं न कहीं वहाँ का जो मुकाबला जो है कि द्विपक्षीय मुकाबला होता था उस मुकाबले को त्रिपक्षीय मुकाबले में बना दिया है। तो वहाँ पे जो मुकाबला है वो जेडपीएम, कांग्रेस और एमएनएफ, इनके बीच में मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी पूरे उस मुकाबले में नहीं है। और हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में लोकसभा की 25 सीटें हैं। मणिपुर से जो स्थितियाँ बनी हैं वो उसका प्रभाव लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं संभली, पूरे प्रकरण को, मणिपुर के मामले को नहीं संभाला, तो उनको लोकसभा में भी बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अभी लोकसभा की चर्चा ना करके, चूंकि आज मिजोरम के लोग बड़े दमखम के साथ डाल रहे हैं। पुराने परंपरा के हिसाब से देखिए 2008 से 2018 तक वहां पे कांग्रेस की सत्ता रही थी। वहां पे 18 से एमएनएफ एक टर्म पूरा कर चुका है। लेकिन अभी अगर मिजो नेशनल फ्रंट को भी देखें तो उनके साथ भी 2 समस्याएं हैं वहां पे। एक तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी घटक दलों में शामिल थी, इसलिए जो मणिपुर का जो पूरा मामला है वो मामला का जो आरोप, वो भले ही भारतीय जनता पार्टी से पूरी दूरी बना रहे हैं, लेकिन फिर भी एक तरह से उसके भी दोषारोपण लग रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में कांग्रेस जो नए मुद्दे लेके गई है वहां पे, एक मजबूत प्रेजेंस के रूप में कांग्रेस नजर आ रही है। और हम लोग जो तमाम जो सर्वे आ रहे हैं वहां पे एक तरह से त्रिशंकु विधानसभा के जो पूरे आसार नजर आ रहे हैं। तो ये एक मोटे तौर पे हम लोग मिजोरम की स्थिति। ठीक है राहुल जी, मेरे साथ राज बिहारी जी भी हैं। वापस छत्तीसगढ़ पर मैं आती हूँ। राज बिहारी जी, छत्तीसगढ़ में फाइट क्या भूपेश बघेल की सीधे पीएम मोदी के साथ देखते हैं आप? चूंकि किसी को भी सीएम प्रोजेक्ट वहां पर नहीं किया गया। रमन सिंह पहले मुख्यमंत्री वहां पर रहे हैं, लेकिन शुरुआत में साइडलाइन एक तरह से पार्टी ने रखा। आखिर में जब मंदिर प्रधानमंत्री पहुंचे तो वहां पर उनके साथ जरूर रमन सिंह नजर आए। ऐसे में सीएम फेस कोई है नहीं, सीधा क्या मुकाबला भूपेश बघेल का बीजेपी से, कमल से, पीएम मोदी से? देखिए, कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी भूल की कि चुनाव को भूपेश बघेल बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना दिया।
जहां कांग्रेस को ये मान के चल रहे थे कि कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में बड़ी आसानी से जीत हो जाएगी, इसको लेके अब ये माना जा रहा है कि बीजेपी बड़ी अच्छी फाइट दे रही है। और खास तौर पे अगर बस्तर की बात करें तो ये माना जाता है, बस्तर का रिवाज रहा है कि जिसने बस्तर जीत लिया उसने छत्तीसगढ़ जीत लिया। ये सही है कि बस्तर में कांग्रेस लगातार मजबूत रही है। आज जिन 20 सीटों पे चुनाव हो रहा है उनमें केवल 2008 में ही भारतीय जनता पार्टी 16 सीट जीत पाई थी। बाकी हमेशा जो भी चुनाव हुए बस्तर से और जो दुर्ग का जिनकी 8 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली है। और पिछली बार 20 में से केवल 2 ही सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन प्रधानमंत्री और खास तौर पे जिस तरह की घोषणाएं, हालांकि घोषणाएं तो दोनों दलों की तरफ से की गई हैं, दोनों दलों से बड़े बड़े दावे किए गए हैं, वायदे किए गए हैं, लेकिन दोनों के वायदे और दावे भी एक जैसे ही हैं। लेकिन कांग्रेस ने मुख्य रूप से जो कर्ज माफी को बड़ा मुद्दा बनाया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी महिला, क्योंकि जिस तरह से महिला आरक्षण को लेके प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, उसी तरह से यहाँ पर महतारी योजना को भी बड़ा महत्व दिया गया है। जिस तरह मध्य प्रदेश में लाडली योजना को लेके दावे किए जा रहे हैं, उसी तरह यहाँ पर भी महतारी योजना लाने की बात की गई है, महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की बात की गई है। तो ये माना जा सकता है कि जो चुनाव पहले भारतीय जनता पार्टी को कमजोर आंख के माना चल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी इतनी कमजोर स्थिति में अब नहीं है। और खास तौर पे इसमें सबसे बड़ा भूमिका जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी केंद्र की योजना है या जो राज्य सरकार की पुरानी योजनाएं रही हैं, खासतौर पे अपनी केंद्र की योजनाओं के सारे जिस तरह से उन्होंने सामाजिक न्याय की बात की है, सभी वर्गों के आर्थिक उत्थान की बात की है, तो ये मुझे लगता है कि एक तरह से जिस तरह से भूपेश बघेल या कांग्रेस दावा कर रही थी कि हम छत्तीसगढ़ में बड़ी आसानी से जीत जाएंगे, अब ये संभव नहीं दिखाई देता। बीजेपी की तरफ से आलोक सर आरोप लगाए गए कि बस्तर को पूरी तरह से दरकिनार किया है इन 5 सालों में कांग्रेस पार्टी ने, बस्तर के इलाके में कोई काम नहीं किया। और 20 सीटों पर जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ एकमात्र राजनांदगांव की ऐसी सीट है जो कि रमन सिंह की है, जो कि बीजेपी के पास है। बाकी सभी 19 सीटें कांग्रेस के पास हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। ऐसे में बहुत बड़ा फासला 1 और 19 का है। क्या उसे पाट पाने में बीजेपी सफल हो पाएगी? क्या आपको लगता है कि 5 से 6 सीटें भी बीजेपी ला पाएगी बस्तर? चला गया आलोक सर तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। अरविंद सर, यही सवाल मेरा आपसे है, कितनी चुनौतियां बीजेपी के सामने? 1 सीट मात्र अभी है राजनांदगांव की और 19 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं। देखिए, ये कांग्रेस का गढ़ वैसे रहा है, लेकिन अदल बदल होने में कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती। असली सवाल लोगों तक पहुंचने का है, असली सवाल लोगों की बात करने का है। तो ये इलाका अभी भी नक्सलियों के कब्जे में इस किस्म से है और वो एक बड़ी भूमिका निभाते हैं चुनाव में। उनके डिक्टेट के बगैर काफ़ी सारी कंस्टिट्यूंसी के वोटर किसी और तरफ वोट नहीं डालते। इस बीच जरूर काफ़ी शक्ति बढ़ी है और पुलिस और उनकी, बल्कि अभी भी हत्या हुई है थोड़े दिन पहले बीजेपी के एक लीडर की, तो वो गतिविधियां उनकी अभी जारी हैं, उससे पुलिस से फर्क पड़ा है। लेकिन लोगों को उस किस्म की आज़ादी दिलाने में जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप पहल नहीं करे तब तक मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़े। तो पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल लीडरशिप को नक्सली इलाके में एडमिनिस्ट्रेटिव पहल भी करनी पड़ेगी और पॉलिटिकल पहल भी करनी पड़ेगी, तभी जाके चीज़ें बदलेंगी। वो बहुत ज़्यादा फर्क दिखाई नहीं दे रहा। बीजेपी ने भी रमन सिंह को जरूर अभी फिर से दोबारा लीड दिया है, मैदान में उतारा है, लेकिन रमन सिंह भी इस पूरे 5 साल कहाँ थे या पार्टी ने उनको क्या महत्व दिया, ये सवाल अभी बना हुआ है। ये अपनी जगह माने अब आके आखिर में कोई जादू कर देंगे, वो ये चमत्कार की जादू की उम्मीद सिर्फ यही है कि प्रधानमंत्री जिस तरह से मुद्दे बदल रहे हैं और बदलने में कामयाब हुए हैं, जिस तरह की घोषणाएं उन्होंने की हैं, क्या वो घोषणाएं मतदाताओं के बीच गई हैं और उन पे असर होता दिखाई दे रहा है, या असर हुआ है या नहीं हुआ? आज तो परीक्षा हो जाएगी हुआ है।
और हम पाते हैं कि ऐसी घोषणाएं, बल्कि इससे ज्यादा आकर्षक घोषणाएं कांग्रेस की तरफ से की गई। अब ये जरूर है कि कांग्रेस को भी ये जवाब देना पड़ेगा कि 5 साल में उसने क्या किया। तो इन्हीं सवाल जवाबों के बीच ये मतदान हो रहा है। ठीक है, आलोक सर भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आलोक सर, 2013 और 2018 के विधानसभा चुनावों की मैं बात करूं तो 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास करीब 41% वोट था, जो 2018 में घट गया 33% तक आ गया। इसके अलावा वहीं कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर की बात करें तो 2013 में करीब 39% था, जो बढ़कर 6% और 45 तक पहुंच गया। ऐसे में 2013 और 18 के चुनावों में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे दोनों ही पार्टियों का वोट शेयर हुआ है। आदिवासी एक बड़ा मुद्दा रहे हैं और खास तौर पर आज जिन 20 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहा है वहां पर अच्छा खासा दबदबा आदिवासियों का है। वक्त वक्त पर छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री की भी मांग उठी है। आदिवासियों की तरफ से दोनों ही पार्टियों पर आरोप लगाए गए हैं कि बीजेपी और कांग्रेस किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। ऐसे में अपनी एक अलग पार्टी आदिवासियों की तरफ से बना ली गई है और इस बार वो पार्टी चुनावी मैदान में है, हमर राज पार्टी। क्या लगता है आपको, आदिवासियों की ये पार्टी टक्कर दे पाएगी बीजेपी और कांग्रेस को? देखिए, टक्कर ना दे पाए, लेकिन यह है कि वो संतुलन लोगों में एक तो जागरूकता ला रही है कि आदिवासी अपने वोट का अधिकार उपयोग करें। और मैं आपको बताऊं, पिछले चुनाव के समय जब मुझे ज्यादा हुआ, उससे थोड़ा पहले 2018 में और 2013 से चूंकि सत्ता में लगातार रमन सिंह जी और बीजेपी की सरकार थी, तो जो स्थानीय है, मैं आपको बताऊं, दंतेवाड़ा जगदलपुर में जो विधायक थे, जो मंत्री भी बने, लेकिन उनका जो निकम्मापन था, मैंने रमन सिंह की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कितनी अच्छी योजना हो, इसी तरह भूपेश बघेल की कुछ भी योजनाएं, लेकिन जब बस्तर में जब इम्प्लीमेंट नहीं हुई या उनको स्थानीय विधायकों ने ध्यान नहीं दिया, इस बार यही भूपेश बघेल की पार्टी को नुकसान है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, जो मैं समझ पा रहा हूँ, कि वहां पर लगातार हार जाने के बाद, चूंकि बहुत बड़ा झटका था, मैं आपसे कह सकता हूँ जितने विकास के काम रमन सिंह जी के कार्यकाल में हुए, वहां के जल प्रपात आप खाली एक ही देखिए, चित्रकूट, दंतेवाड़ा, जो सबसे सेंसिटिव इलाका है, जहां पर गोलियां चलती है, उससे सब लगे आसपास जो है कहीं न कहीं चलती रही। बिल्कुल, और 2018 के नतीजों पर भी नजर डालें तो बहुत बड़ा फासला था। 68 सीटें कांग्रेस लेकर चली गई थी, बहुत कम सीटों पर बीजेपी सिमट गई थी।